हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि बिहार एसटीईटी का जो पेपर चल रहा है, तो आज के हम इस वीडियो में बिहार एसटीईटी में आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स का जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले जो है मैंने ऑलरेडी जो है 5 क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है करा दिया है, तो आप जाके जो है चैनल पे मेरे देख सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज का चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो है तैयारी के लिए और न्यूज के लिए आपको ये चैनल हमेशा जो है आगे रहता है बताने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच वन इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग? सहयोगात्मक अधिगम में कौन सा उत्तरदायी है? तो सहयोगात्मक अधिगम में जो है दोनों जो है उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत और समूह, बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। व्यक्ति जो है अपने हिस्से के काम के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि समूह अपने समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य सक्रिय रूप से भाग ले और सीखने की प्रक्रिया में योगदान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षिका कभी भी सवालों के जवाब खुद नहीं देती। वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगात्मक शिक्षा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर इसका आपको हो जाएगा सक्रिय साझेदारी, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन। शिक्षिका जो है अपने बच्चों को समूह में चर्चा करने के लिए, उत्तर सुझाने के लिए, सहयोगात्मक शिक्षा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टिकोण एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि सक्रिय साझेदारी के सिद्धांत पर आधारित है। यह छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करता है, यानी कि एक्टिव रूप से जो है शामिल करता है, जिससे वे खुद से सीख पाते हैं और दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कि समस्या आधारित शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं क्या है? तो समस्या आधारित देख सकते हैं, 29/5/2024 को जो है पूछा गया था। तो समस्या आधारित शिक्षण की जो है प्रमुख अवधारणाएं, तो कक्षा की गतिविधियां एक समस्या के इर्द गिर्द निर्मित होती है। छात्रों को पूछताछ करने और सीखने की पहल करनी होगी, बिल्कुल, तभी जो है, जब तक छात्र जो है जागरूक नहीं होंगे, छात्र जो है एक्टिव नहीं होंगे, वो सीख नहीं पाएंगे। छात्रों को अपनी शिक्षा में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है। ऑल ऑफ दिस जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख्य पात्र के कार्यों को बचाव करे। ब्लूम के वर्गीकरण या किस स्तर का प्रश्न है? डिफेंड द एक्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर। करेक्ट हो जाएगा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। यह जो है ब्लूम के वर्गीकरण के उच्चतम स्तर को दर्शाता है, यानी कि सबसे लास्ट में जो क्या आता है, तो इवैल्यूएट करना यानी कि मूल्यांकन करना, जहां छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करके एक निर्णय लेना होता है और फिर उस निर्णय का समर्थन करना होता है। इसमें केवल समझना या विश्लेषण करना नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच के साथ मूल्यांकन करना शामिल है। नेक्स्ट है कि छात्र किस श्रेणी के उद्देश्य में कुछ विशिष्टताओं के अनुसार प्रयोगशाला डिजाइन कर सकता है? तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, तो इसका 5 का जो है आंसर आपका हो जाएगा बी, संश्लेषण। छात्र जो है विशेषताओं के आधार पर प्रयोगशाला का डिजाइन संश्लेषण के तहत कर सकता है। संश्लेषण का अर्थ होता है कि विभिन्न भागों को साथ जोड़कर एक नया संपूर्ण बनाना, जो कि एक प्रयोगशाला के सफल डिजाइन के लिए आवश्यक है। यह जो है उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रस्ताव नहीं माना जाता है? तो किसे जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रस्ताव नहीं माना जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑटोक्रेटिक, निरंकुश जो है इसमें सही हो जाएगा, क्यों निरंकुश जो है इसको जो है निरंकुश करने की तरीका को प्रस्तावित नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षक का नियंत्रण अत्यधिक होता है और छात्रों की भागीदारी सीमित होती है।
जो कि एक शिक्षण विधि के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आधुनिक शिक्षण में सहयोगात्मक और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है कि ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को जो है प्रत्यक्ष अनुभव देना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे मजबूत तर्क है? तो यह पाठ योजनाओं का एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाएं, मुद्दों और कौशलों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने में मदद करता है। यह विषय की सीमाओं को कम करने और समग्र रूप से ज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है। तो इसका सबसे पॉजिटिव जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा कि ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने से पाठ योजनाओं का एक संरचना मिलती है, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है और यह शिक्षकों को योजना बनाने में मदद करता है और छात्रों को व्यवस्थित ढंग से विषय समझाने में सहायता करता है। इससे शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट और सुसंगत बनते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिकी दृष्टिकोण पर जोर देता है क्या? तो सीखने का उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य यह कि सुनिश्चित करता है कि छात्रों को क्या सीखना है यह पहले से तय हो। इससे शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य आधारित बनती है और छात्रों की प्रगति को मापना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है कि समय सीमा बनाने के लिए प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों को देखना इसका एक उदाहरण है। तो समय सीमा बनाने के लिए प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों को देखना जो है ये एक्सप्लोर यानी कि अन्वेषण करना कहलाता है। यह चरण उन्हें खोज, विश्लेषण और अवलोकन करने के लिए प्रेरित करता है। इससे उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और वे अपने अनुभवों के माध्यम से गहराई से विषय को समझ पाते हैं। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण में एक विद्यार्थी शिक्षक एक छोटा पाठ डैश को पढ़ाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, विद्यार्थियों का छोटा समूह होता है। इसका उद्देश्य जो है शिक्षण कौशल का अभ्यास और सुधार करना होता है। छोटे समूह में पढ़ाने से शिक्षक को अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिक्रिया प्राप्त करने और त्रुटियों को सुधारने का अवसर मिलता है, जिससे जो है शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य डैश। तो शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो है उद्देश्य यही होता है, ये शिक्षक आधारित होता है। तो शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना ही इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि शिक्षक में जो है शिक्षक कौशल का विकास करना सूक्ष्म शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है। शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन, प्रश्न पूछने और व्याख्या करने जैसे विशिष्ट शिक्षण कौशलों में प्रशिक्षित और निपुण बनाता है। यह उन्हें नियंत्रित परिवेश में अभ्यास कर प्रभावी शिक्षक बनने में सहायता करता है। नेक्स्ट है कि टीम टीचिंग इज डिस्क्राइब्ड एज। टीम शिक्षण का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया विचार, ए न्यू आइडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक जो है सहयोगात्मक शिक्षण दृष्टिकोण है, जहां दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर छात्रों को पढ़ाते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को विविध दृष्टिकोणों और विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करना है, जिससे सीखने का अनुभव अधिक समृद्ध और प्रभावी बन सके। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण डैश की ओर ले जाता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण जो है ये आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास की ओर ले जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रचनात्मक कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक जुड़ाव को सुगम बनाया जा सकता है, कैसे? तो बच्चों की बातें, सेकंड एक शिक्षक की भावनाएं, बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध और ब्रह्म रूप से थोपा गया अनुशासन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 1 2 3 जो है 15 का सी यानी कि 1 2 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि टीडी विल्सन द्वारा सूचना खोज शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? तो 1981 में जो है सूचना खोज इंफॉर्मेशन सीकिंग शब्द को प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने अपने शोध में यह अवधारणा प्रस्तुत की कि जो व्यक्ति द्वारा अपनी सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली गतिविधियों और व्यवहारों का वर्णन करती है। नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो स्टर्न के द्वारा, किसके द्वारा बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी? तो ये विलियम स्टर्न ने 1912 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के साथ कठिनाई यह है कि इसे अक्सर आकलन समझ लिया जाता है। आकलन का उपयोग किया जाता है डैश के रूप में। तो मूल्यांकन के लिए उपकरण के रूप में जो है आकलन का उपयोग किया जाता है टूल्स टू इवोल्यूशन में। आकलन का उपयोग जो है छात्रों की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है, इसलिए आकलन का उपयोग मूल्यांकन के लिए उपकरण के रूप में किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अर्थ है? तो पूर्णता या विशेषज्ञता प्राप्त करना, ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान, या फिर मोल्डिंग बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। आंसर आपका डी हो जाएगा, मोल्डिंग बिहेवियर। सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। यह जो है ज्ञान, अनुभव और अभ्यास को व्यक्ति के आचरण और प्रतिक्रियाओं में अस्थायी बदलाव लाता है। सीखने से व्यक्ति का समग्र विकास होता है, जिससे वह नई स्थितियों को अनुकूल ढल पाता है और जीवन में सफल होता है। नेक्स्ट है कि समाज में रूढ़िवादिता एवं अनैतिक रीति रिवाजों के प्रचलन का कारण क्या है? तो जागरूकता की कमी और इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा जो है इसका मुख्य कारण है। आकलन मात्रात्मक और डैश प्रक्रिया दोनों है। असेसमेंट इज बोथ क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि डी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। मात्रात्मक आकलन जो है संख्याओं पर आधारित होता है, जबकि गुणात्मक आकलन गुणों और विशेषताओं का मूल्यांकन करता है। यह विद्यार्थियों के प्रदर्शन को व्यापक रूप से समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 प्रकार के आकलन का मूल्यांकन है। रचनात्मक आकलन, योगात्मक, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निरंतर आकलन। और 4 टाइप्स ऑफ assessment or evaluation are the formative assessment, summative assessment, continuous assessment and जो है नैदानिक आकलन यानी कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है फोर्थ हो जाता है। ये चारों जो है आप लोग असेसमेंट याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ देम इज एन एडवांटेज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? इनमें से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का लाभ है? तो निर्देशात्मक निर्णय और हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करता है। गाइड इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस एंड इंटरवेंशंस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट्स इज, सामग्री की रूपरेखा क्या है? तो सिलेबस जो है, सामग्री की रूपरेखा को सिलेबस कहा जाता है। यह किसी विषय या कोर्स में पढ़ाए जाने वाले सभी मुख्य बिंदुओं, विषयों, शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन विधियों का एक व्यवस्थित विवरण होता है। यह जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। स्कूल करिकुलम इज डिफाइंड एज, स्कूल पाठ्यचर्या डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये आपके स्कूल द्वारा आयोजित अनुभव, एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल के रूप में परिभाषित किया गया है। स्कूल पाठ्यक्रम सिर्फ किताबें या पढ़ाए जाने वाले विषय नहीं होते, बल्कि इसमें सभी अनुभव शामिल होते हैं जो एक विद्यालय छात्रों के समग्र विकास के लिए व्यवस्थित करता है। इसमें कक्षा की गतिविधियां, पाठ्येतर कार्यक्रम और विद्यालय का वातावरण भी शामिल है। नाउ नेक्स्ट है कि डैश एक अच्छे शिक्षक का गुण है।
तो गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, विषय पर अच्छी पकड़ जो है ये एक अच्छे शिक्षक का गुण है। यह गुण जो है छात्रों को सटीक जानकारी देने, उनकी शंकाओं का समाधान करने और पाठ्य पुस्तक के अलावा भी उन्हें विषय की गहराई तक ले जाने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है कि मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को जो सिखाया जा रहा है उसकी डैश में मदद मिलती है, उसकी जो है आसानी से समझने में मदद मिलती है। अगर आप किसी को उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे तो वो जल्दी जो है समझ जाता है। मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को आसानी से समझने में मदद मिलती है कि उसे क्या सिखाया जा रहा है। अपनी मूल भाषा में जानकारी ग्रहण करना अधिक स्वाभाविक और प्रभावी होता है, क्योंकि यह नई अवधारणाओं को पहले से मौजूद ज्ञान और समझ के साथ आसानी से जोड़ने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, यह आपको क्या बताता है? तो यह आपको छात्रों की भी समान अनुशासनहीनता, जनरल इनडिसिप्लिन अमंगस्ट स्टूडेंट्स जो है बताता है। ऑडियो विजुअल एड्स के उदाहरण है। टीवी जो है ऑडियो विजुअल एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर। टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों होते हैं, इसलिए यह ऑडियो विजुअल एड्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि ईवीएस के शिक्षण में ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस दैनिक जीवन के सिद्धांतों विषय से संबंधित होना चाहिए। इट शुड रिलेट प्रिंसिपल्स एंड टॉपिक टू डेली लाइफ। तो हमें जो है आसानी से समझने में मदद मिलता है। When did the Treaty of Versailles take place? वर्साई की संधि कब हुई थी? 1999 में। वर्साई की संधि जो 28 जून 1999, पूरा डेट याद रखिएगा, को हस्ताक्षरित की गई थी और यह संधि प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच की गई थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा था। बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? बिहार के उत्तर में जो है नेपाल स्थित है। वहीं आपसे पूछे पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड स्थित है। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन्स वाज इंस्पायर्ड बाय। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किससे प्रेरित थी? तो ये आपके अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा से प्रेरित थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज? इनमें से कौन हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों का संगठन था? आंसर आपका होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। इसके संस्थापक के सदस्य कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। सारे लोगों का जो है नाम याद रखेंगे, आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे से जुड़ा है? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोज प्लांट इज ए, गुलाब का पौधा क्या है? तो ये एक झाड़ी है। यह एक लोकप्रिय सजावटी पौधा है जो अपने सुंदर और सुगंधित फूलों के लिए जाना जाता है। वे जानवर जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग जो है पेट एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुत्ते, बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व है? तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, विटामिन और खनिज, सभी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले
धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? उनका तापमान बढ़ाने के लिए, उनसे धूल हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि जार में नमी रहेगी तो अचार जो है खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। Which food group is composed of high fiber food like granola, whole wheat bread and oatmeal? कौन सा खाद्य समूह ग्रेनोला, साबुत गेहूं की ब्रेड और दलिया जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों से बना है? आंसर होगा अनाज, ग्रेन्स। हाफ लीटर मीन्स, आधा लीटर का मतलब क्या होता है? तो 500 मिलीलीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो आधा लीटर इक्वल टू 500 मिलीलीटर। वैल्यू ऑफ 3001 इंटू 10 विल बी, इसका जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो है इतना आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 अगेन जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिएगा। -35 और -7 प्लस 3 प्लस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो -35 -7 प्लस 3, फिर प्लस माइनस -35 प्लस माइनस 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 में 4, तो 39 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगेन सिंप्लीफिकेशन का कुछ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ -2 -7 एंड -10 गिव्स, मल्टीप्लाई करना है, तीनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको कर देंगे 14 इंटू -10 यानी कि 140 -140 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मीना ने 6 पेन खरीदे हैं, प्रत्येक पेन की कीमत 25 से 30 रुपए के बीच थी, इनमें पेन की कुल कीमत कितनी हो सकती है? तो बिटवीन 150 और 180 के बीच। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात करना है, अलग जो है इसमें चूज करना है। तो मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर जो है इसमें अलग है, क्योंकि सितंबर का जो महीना होता है वो 31 दिन के होता है, बल्कि सॉरी सितंबर का जो होता है वो 30 दिन का होता है, बल्कि मार्च, दिसंबर और जुलाई 31 दिन का होता है। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी? तो यहाँ पे जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, 3 + 7 करेंगे और 10 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर 24 45 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 फिर 28 कर देंगे, तो 28 और 45 अगर जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट है कि ई बी की बहन है, ए सी, ई जो है वो बी की बहन है, ठीक है। ए सी का पिता है, बी जो है सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। ए जो है सी का पिता है, तो ए है वो सी का पिता है। फिर तो ए का ई से क्या संबंध है? ए का जो है ई से दादाजी हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा दादा और नाना। 5 गांव ए बी सी डी ई इस प्रकार स्थित है कि बी ए के उत्तर में है, सी बी के पूर्व में है, ई ए के पश्चिम में है तथा डी ई के दक्षिण में है, तो सी डी किस ओर स्थित है? रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है, आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नॉर्थ ईस्ट। वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा आई। तो ये रहे आपके आज के 50 क्वेश्चन। इसके पहले भी मैंने जो है 5 से 6 जो है लेक्चर किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आर्ट ऑफ टीचिंग का, तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि आपके लिए ही बहुत बेनिफिट होगा। एग्जाम में जो है बहुत सारे जो है आपके इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, या फिर इसी आधारित पे जो है आपके देखने को मिलता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाए। तो चलिए, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।